Student, today we will start our chapter first in history, the French Revolution, Francis Kranti. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. एक सुबह 14 जुलाई 1789 को पेरिस के शहर में एक अलार्म बजा और राजा ने अपने ट्रूप्स को या अपने सैनिकों को शहर में मूव करने के लिए आदेश दे दिया। र्यूमर स्प्रेड ये रिमूवर फैल गया था या ये अफवाह फैल गई थी कि जल्द ही वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं उनको फायर कर दिया जाएगा, आर्मी के द्वारा फायर कर दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। उनमें से कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो थे वो कलेक्ट हुए, एक गैदर हुए एक टाउन हॉल में के सामने, और वहाँ पर जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी अलग से एक मिलिट्रिया बनाएंगे या अपनी एक सेना बनाएंगे, और इस तरह से वो जो वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको खोज करके वो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. आखिरकार इस ग्रुप ने जो लगभग 100 लोगों का ग्रुप था उसने ईस्टर्न पार्ट, जो शहर का ईस्टर्न पार्ट था जहाँ पर एक जेल थी जिसका नेम था बेस्टाइल की प्रिजन पर वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ पर से जो गोला बारूद थी वहाँ जो इकट्ठा हुआ था वो सब ले लिया, और इन सभी सेनाओं ने बेस्टाइल पर अटैक करके वहाँ के जो कमांडर थे उनको किल्ड कर दिया, मार दिया, और वहाँ से जितने भी प्रिजनर थे उन सबको रिलीज़ करा दिया या आज़ाद करा दिया। उनमें केवल 7 थे, और इस बेस्टाइल के किले से वो लोग बहुत ज़्यादा हेट करते थे क्योंकि ये राजा के डेस्पोटिक पावर का साइन था। द फोर्टेस्ट वॉज demolished and its stone fragment were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसको नष्ट करके, इस किले को नष्ट करके अपनी स्वतंत्रता का या अपनी सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया था। द डे दैट फॉलोड so more writing both in Paris and the countryside। इस दिन सभी जगह पर, पेरिस के दोनों ही जगह पर, शहर में भी और कस्बों में भी बहुत अधिक दंगे होने लगे थे। सभी एक दूसरे के अटैक थे क्योंकि प्राइसेस ब्रेड के बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, और जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने देखा कि अब हम इसके बारे में इसके बैकग्राउंड को जानेंगे या इसका क्या बैकग्राउंड था, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या चेन थी, इन घटनाओं की क्या चेन थी, क्यों यहाँ पर इनको मृत्युदंड दिया गया फ्रांस के राजा को, या लोगों ने उनको क्यों स्वीकार नहीं किया, इस घटना के पीछे क्या कारण था, ये क्यों हुई, इन सब के बारे में जानने के लिए हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। नाउ वी टेक आवर फर्स्ट टॉपिक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द late 18th century। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family, लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली का राजा था, वो फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस टाइम सिर्फ वो 20 ईयर्स ओल्ड था, 20 या 20 साल का था, 20 ईयर्स ओल्ड था। उसकी जो रानी थी ऑस्ट्रेलियन राजकुमारी मैरी एंटोनिटी से उसकी मैरिड हुई, और अपॉन हिज असेशन जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने पाया कि उसका जो ट्रेजरी है, जो उसका खजाना है, वो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत लंबे समय तक उसने देखा कि जो फाइनेंशियल वहाँ पर का जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया गया है। वहाँ के जितने भी cost of maintaining court, the immense palace of Versailles under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain independence for the common enemy, Britain. The war added more than $1 billion to a debt that
had already risen to more than 2 billion levy. इस तरह से बहुत अधिक कर्ज फ्रांस के ऊपर हो चुका था, सारा ट्रेजरी खर्च खाली हो चुका था और वो अपने रेगुलर एक्सपेंस या अपने खर्चे से मीट कर रहे थे, रेगुलर खर्चे बढ़ते जा रहे थे। आर्मी को मेंटेन करने में, गवर्नमेंट को रन करने में, ऑफिसर, यूनिवर्सिटीज़, इन सब को करने के लिए उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था। और 18th सेंचुरी में फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्सेस पे करते थे। द सोसाइटी of states was part of the federal system that dated back to the middle age। यहाँ पर जो ओल्ड रेजिम थी उसने डिस्क्राइब किया जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस थे 1789 से पहले के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। जो ये सोसाइटी जो यहाँ के जो पीसेंट थे 90% पॉपुलेशन थी पीसेंट्स की, और सिर्फ ओनली मेंबर्स ओल्ड लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% of the land was owned by the nobles and the church and the other richer member of the third estate। The member of the first two estate, that is clergy and nobility, enjoyed certain privileges of by birth। उनको जो privileges है, जो सुख सुविधाएं वो by birth थी, और जो nobles थे उनको हर तरह के फेड्यूल privileges वो लोग enjoy करते थे। वो लोग टैक्स से भी फ्री थे, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था उनको। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथिस फ्रॉम द पीसेंट। फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। सभी को उनको टैक्स पे करना पड़ता था। एक टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था उसका नेम था टेली। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट सब टॉपिक, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव। अब फ्रांस की पॉपुलेशन जो है 1750 से लेकर 1789 तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। आप लोग जानते हैं कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो फूड रेंज की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन वहाँ पर इतना एनफ प्रोडक्शन नहीं था और ब्रेड्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे और लेबर्स को वेजेस भी बहुत ही कम मिल रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक इज़ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास थे उनका जो भी प्रिविलेजेस थी, उनकी जो दुख था वो उनके सामने आया, वो सब उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। जितने भी पास्ट में जो पीसेंट्स थे उन्होंने वर्कआउट किया, पार्टिसिपेट किया। जो रिवोल्ट है अगेंस्ट टैक्सेस के अगेंस्ट, फूड स्कैरसिटी या भोजन की कमी के कारण उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे से चेंजेस किए जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में थे। जो मिडिल क्लास था वो एजुकेटेड क्लास था, नए नए उनके पास आइडियाज़ थे। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and formed the manufacture of the goods such as woolen and silk textile were either exported by the richer member of society। इन एडिशन जो थर्ड स्टेट के जो भी प्रोफेशंस थे, लॉयर्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो सभी इनके अगेंस्ट थे और सभी ने यहाँ पर अपने प्रिविलेजेस जो उनके बार बर्थ मिलते थे वो उसके प्रति उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। और यहाँ तक कि जो आइडियाज़ थे वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि जो यहाँ पर जॉन लॉक रूसो उनके जो आइडियाज़ थे, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी बुक में इनके आइडियाज़ को वहाँ पर लोगों को बढ़ावा दिया, थर्ड स्टेट को। और इसके बाद रूसो ने भी यहाँ पर अपने आइडियाज़ को फॉरवर्ड किया और गवर्नमेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। उन्होंने भी पावर को इस तरह से डिवाइड करने के लिए कहा। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट ऑन फोर्स इन USA आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से अमेरिका ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी। अमेरिका के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो उन्होंने गारंटीज़ के साथ उनको अधिकार प्राप्त हो गए और जितने भी फ्रांस के थिंकर्स थे उनके लिए एक अच्छा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। और इस तरह से सभी ने वहाँ पर जो भी पढ़े लिखे लोग थे,
जो हु कुड नॉट रीड एंड राइट, उन्होंने प्लांट किया कुछ ग्रुप्स को फ्रिक्वेंटली या उनको आज़ाद कराने के लिए, उनको सुख सुविधा दिलाने की कोशिश की।